कला के विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पवन जांगीड़ आज आपको चित्रकला के जो सिद्धांत हैं, संयोजन के जो सिद्धांत हैं, उसके अंतर्गत सामंजस्य के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। इससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको इसके प्रथम सिद्धांत सहयोग के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाया। विद्यार्थियों, आज हम इसके सेकंड जो सिद्धांत हैं, संयोजन का जो सिद्धांत है, सामंजस्य अर्थात हार्मनी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सामंजस्य जो है ये कला सर्जन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व जैसे रंग, तान एवं रूप आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो। ध्यान देना, चित्रण के सभी तत्व जैसे रंग, तान, रूप आदि एक दूसरे से मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आ पाए, यही सामंजस्य है। जब किसी समूह के सभी अंग शक्तिशाली सादृश्य में बंधे हो तो वह सामंजस्य चयन का उदाहरण कहा जा सकता है। और जब इन अंगों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वे समस्त कलाकृति के अनुरूप ढल जाए तो सामंजस्य चयन के साथ साथ सामंजस्य व्यवस्था भी होती है। चित्र में सादृश्य भाव किस सीमा तक रहे हो, चित्र विशेष का विषय है, परंतु विरोधाभास यदि मात्र आकर्षण के लिए है तो यह उचित है, अन्यथा वह सामंजस्य के लिए घातक भी हो सकता है। अतः अनुभव ये बताता है कि चित्र में समाविष्ट बड़ी वस्तुओं में किसी प्रकार का सादृश्य रहना चाहिए, जबकि जो छोटी वस्तुएं हैं उनमें परिवर्तन के लिए विरोधाभास का पुट दिया जा सकता है। सामंजस्य से चित्र के सभी तत्व जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत इत्यादि अपनी भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों, में आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो कला के जो तत्व हैं, जो 6 तत्व होते हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, इन सभी तत्वों में आपस में मेल खाते हुए चित्रित हो तभी वह सामंजस्य का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देखो, यहाँ पे आपको आकृति सामंजस्य में, रूप सामंजस्य, इसके अलावा रंग सामंजस्य, सभी में एक प्रकार का एक दूसरे की जो आकृतियाँ, रंग, रूप, वर्ण इत्यादि जो हैं सारे एक दूसरे से मेल खाते हुए हमें प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए यह चित्र सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। इस चित्र में निरर्थक विकर्षण के तत्व भी नहीं आ पाए। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह संयोजन का दूसरा सिद्धांत है। किसी भी चित्र में कई आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो। कोई भी चित्र है उसमें कई प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, और जब इन आकृतियों में एक या अधिक प्रकार की समानता होती है, यहाँ इनका संयोजन सामंजस्य उत्पन्न करता है। जैसे आप इस चित्र में देखो, यहाँ इन सब का सहयोग एक तरह से सामंजस्य उत्पन्न करता है। सामंजस्य का अर्थ है कि चित्र के सभी तत्व जैसे रूप, रंग, तान, पोत आदि एक दूसरे से मेल खाते हुए हो। सभी तत्व यथा रेखा, रूप, वर्ण आदि चित्र के विषय से जुड़े हुए हो,
यह ध्यान रखना चाहिए। गांव के दृश्य में शहरी वातावरण चित्र में सामंजस्य को भंग करता है। जैसे यहाँ आप इस चित्र में देखो, यदि गांव का दृश्य है और उसमें शहरी आकृतियां बनाई जाए तो वह सामंजस्य को भंग कर सकता है। सामंजस्य विरोधाभास का विलोम है। यहाँ आप देखो, एक गांव का दृश्य है, एक शहर का दृश्य है। यहाँ उसके अनुरूप ही चित्रण हो, नहीं तो वह सामंजस्य का विरोध या विलोम है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि चित्र में विरोधाभास का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाए। सामंजस्य चित्र में सौंदर्य का भाव जागृत करता है। चित्र में कुछ मुख्य आकृतियां होती है और कुछ सहायक आकृतियां होती है। मुख्य आकृतियों में सामंजस्य होना आवश्यक होता है। आकर्षण के लिए विरोधाभास जो है वह सहायक आकृतियों में उत्पन्न करना चाहिए, जो और मुख्य आकृतियों में सामंजस्य उत्पन्न करना चाहिए, और जो सहायक आकृतियां हैं उनमें आकर्षण के लिए हम विरोधाभास उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार रेखा, वर्ण एवं पोत में भी सामंजस्य चित्र में सुंदरता लाता है। जिस प्रकार आकृतियों में सामंजस्य होता है, उसी प्रकार चित्र की रेखाओं में, उनके रंगों में एवं पोत में भी सामंजस्य बनाकर चित्र में सुंदरता लाई जा सकती है। रंग सामंजस्य के लिए समीपस्थ रंग योजना का प्रयोग कर सकते हैं। ठंडे रंग के साथ ठंडे रंगों का प्रयोग चित्र में सामंजस्य का भाव उत्पन्न करता है, लाता है। इसी प्रकार गर्म रंगों के साथ गर्म रंग योजना का प्रयोग करना चाहिए। उदासीन रंगों के साथ उदासीन रंगों का प्रयोग करना चाहिए, और तभी वह सामंजस्य बना पाता है। जैसा आप इन चित्रों में देख सकते हो, यहाँ उदासीन वर्ण योजना के माध्यम से सामंजस्य उत्पन्न किया गया है। और चित्र संख्या 12 में देखिए, यहाँ पे आपको पोत सामंजस्य है, अर्थात धरातल के गुण को जब पोत कहते हैं तो इन गुणों के माध्यम से एक प्रकार का सामंजस्य यहाँ चित्रकार ने उत्पन्न किया है। पारदर्शक रंग का आवरण सभी रंगों के ऊपर करने से सभी वर्णों में सामंजस्य भाव जागृत होता है। खुरदरे पोत के साथ खुरदरे पोत का संतुलन सामंजस्य उत्पन्न करता है, जैसा 12 नंबर के चित्र में देख सकते हो। खुरदरे धरातल के साथ खुरदरे पोत का प्रयोग करें, तभी सामंजस्य उत्पन्न हो पाता है। गहरी तान एवं हल्की तान के बीच मध्यम तान का प्रयोग चित्र में तान सामंजस्य लाता है, जैसा आप चित्र संख्या 13 में देख सकते हो। तान का मतलब है रंगत के हल्केपन और गहरेपन से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि गहरी तान एवं हल्की तान के बीच में मध्यम तान का प्रयोग चित्र में तान सामंजस्य ला सकता है। किसी अच्छे चित्र में प्राय सामंजस्य रहता है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है। बालकों की जो कला है, इसी प्रकार जो आदिम कला है, प्रागैतिहासिक कालीन मानव की आदि मानव की जो कला है, इसमें विचार नहीं किया जाता है। जबकि आधुनिक काल में भी सामंजस्य की अपेक्षा विसंवाद को अधिक महत्व दिया जाता है। चित्र में सामंजस्य जितना अधिक होगा, तनाव उतना ही शिथिल हो जाएगा और शांति का अनुभव होगा। सामंजस्य चित्रतल पर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करता है जिसमें कला के सारे तत्व मिलकर, ध्यान देना, कला के सारे तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत इत्यादि। जिसमें कला के जो सारे तत्व हैं मिलकर मुख्य आकृति को व्यवस्थित करते हैं। चित्र में भाव जो भी हो, पर सहायक रूप मुख्य आकृति के रूप को निखारने में जब सहायता प्रदान करते हैं तो सामंजस्य का उचित उदाहरण कह सकते हैं। सामंजस्य में विरोध का भी अपना महत्व होता है और विरोधाभास विषय को और अधिक रुचिकर बनाता है।
तथा दर्शक को चित्र के रसास्वादन में विशेष आनंद भी मिलता है। पर कलाकार को इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह विरोधाभास के साथ ही चित्र में सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वह चित्र मात्र खंडों में व्यक्त विवरण रह जाएगा। इस प्रकार मुख्य आकृतियों में सामंजस्य को उत्पन्न करेंगे और जो सहायक आकृतियां हैं उसमें विरोधाभास उत्पन्न करके उसको हम रुचिकर बना सकते हैं। ये सब जो हैं ये कला के तत्वों में करना है। अगर सामंजस्य की परिभाषा की बात करें तो चित्रण के सभी तत्व यथा वरदान एवं रूपाली एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो, अर्थात रूपों की आकृतियाँ, रंग, रेखा, वर्ण इत्यादि जो भी हैं वह सब चित्र में मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व ना हो, वह सामंजस्य कहलाएगा। अब हम दूसरे तत्वों के साथ में इसको जोड़ते हुए बात करेंगे, जैसे जो भी इसके कला के जो सिद्धांत है, चित्र के जो सिद्धांत है, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रमाण और प्रभाविता, उन सब को आपस में जोड़ते हुए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहयोग एवं सामंजस्य में संबंध की। कलाकार का मुख्य ध्येय विषय की अभिव्यक्ति है, अर्थात उसको प्रकट करना है, चित्रित करना है। वह इसके लिए चित्र को विभिन्न प्रकार के अलंकरण से सजाता भी है और चित्र को विविध प्रकार से विभाजित भी करता है। पर कलाकार को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह चाहे चित्र का जैसा भी उपचार करे पर सारे तत्व में सहयोग होना आवश्यक है। जो कला के तत्व हैं उन सब में आपसी सहयोग होना आवश्यक है। सामंजस्य विचित्र का विशेष गुण है जो चित्र के सारे तत्वों को एक सूत्र में बांधकर सौंदर्य को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे रेखा सामंजस्य की। रेखाओं में सामंजस्य कैसे हो? रेखाओं को 3 मुख्य श्रेणियों में गिना जाता है। आवृत रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती है वह आवृत रेखाएं कहलाती हैं। जैसे इसमें आप जो नीचे नीचे हैं वह आवृत रेखाएं हैं और जो रेखा एक दूसरे को विरोध प्रकट करती है, बीच में जो चित्र हैं यह जो रेखाएं हैं एक दूसरे को विरोध प्रकट करती है और ऊपर जो चित्र बना है यह संधि रेखाएं जो एक दूसरे के प्रभाव को मृदु बनाती है। इस प्रकार आवृत रेखाएं सबसे नीचे हैं चित्र में, विरोध वाली बीच में है और संधि रेखाएं सबसे ऊपर इस चित्र में दर्शाई गई है। जो विरोध संधि रेखाएं हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को मृदु बनाती है। इस प्रकार रेखाओं में आपसी सामंजस्य बनाया जा सकता है। कलाकार विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करके चित्र में सामंजस्य उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ वह इसके द्वारा हवाओं की भी अभिव्यक्ति करता है और यह बता सकता है कि किस ओर हवा चल रही है। इन सब को एक कलाकार रेखाओं के माध्यम से सामंजस्य उत्पन्न करते हुए बता सकता है। यहाँ आप देख सकते हो विभिन्न दिशाओं में दौड़ती हुई रेखाएं उलझन पैदा करती है जो संयोजन का अवगुण है। साथ ही एक ही दिशा में दौड़ने वाली रेखाओं का सामंजस्य अत्यंत सरल और अनाकर्षण हो जाता है, परंतु इस प्रकार की विरोधी रेखाओं का मधुर सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए लयात्मक संधि का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। यहाँ इन चित्रों को आप देख सकते हो। आवृत्ति रेखाएं अवरोधक रेखाओं तथा संधि रेखाओं अवरोधक रेखाओं का सामंजस्यपूर्ण उपयोग आकर्षक आकृतियों को जन्म देता है। जैसा इस चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ आवृत्ति रेखाओं, अवरोधक रेखाओं तथा संधि रेखाओं अवरोधक रेखाओं का सामंजस्यपूर्ण उपयोग जो इस चित्र में बताया है आकर्षण आकृतियों को जन्म देता है। इस प्रकार तीनों प्रकार की रेखाओं का उस आकृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है जिस पर उन्हें अंकित किया जाता है। यहाँ इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पर
देख सकते हो। वर्ग की आकृति रेखाएं वर्ग की आकृति को महत्व प्रदान करती है, जबकि आकृति में गतिरोधक रेखाओं की उपस्थिति से वर्ग के आकार ने कठोरता ग्रहण कर ली है। ये जो है यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कठोरता हो गई है वर्ग के अंतर्गत, जबकि इसमें आपको मृदुता नजर आती है। इस प्रकार ये रेखाओं के अलग अलग उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे रूप सामंजस्य की। रूपा जो ये चित्र हैं, ये रूप सामग्री सामंजस्य का उदाहरण है। रूपाकृति भी रूपों की आकृति संयोजन में रेखाओं की भांति गति उत्पन्न करने में सहायक होती है। जो भी हम संयोजन करते हैं उसके अंतर्गत जो रूप की आकृति है, रूप बनाते हैं, जो आकार और आकृति हम बनाते हैं, ये भी संयोजन में रेखाओं की भांति ही गति उत्पन्न करने में सहायक होती है। प्रत्येक चित्र में कुछ मुख्य आकृतियाँ होती है तथा कुछ सहायक आकृतियाँ हैं जो मुख्य आकृतियों को प्रभावशाली व आकर्षण बनाती है। चित्र में व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए आकृति सामंजस्य अत्यंत आवश्यक होता है। बड़ी आकृतियाँ अथवा आकार चित्रभूमि की सीमा के अनुरूप संजोनी चाहिए और छोटी आकृतियों में ही थोड़ा बहुत अंतर उत्पन्न करना चाहिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। और इसी प्रकार विविधता के लिए कुछ छोटे आकारों को विभिन्न कोण बनाने चाहिए, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो। यहाँ पर विविधता के लिए कुछ छोटे आकारों के विविध कोण बनाए गए हैं। अनेक कोणीय व्यवस्था में प्रचुर रूपांकन उलझन उत्पन्न करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। इस प्रकार यह रूप सामंजस्य होता है। यहाँ पर पुनः मैं आपको बताऊं कि रूप की अपनी शक्ति होती है। जब कलाकार चित्रण तल पर रूप अंकन प्रारंभ करता है तो चित्रभूमि दो भागों में विभक्त हो जाती है। इन दोनों प्रकार के रूपों के सामंजस्य से ही एक आदर्श चित्र की रचना होती है। इसी प्रकार होता है पोत सामंजस्य। हम एक एक कला के तत्वों को इसके अंतर्गत रख कर बता रहे हैं। जैसे कि पहले रेखा लिया, फिर रूप लिया, अब पोत लिया, फिर कला के अन्य तत्वों को लेते हैं। तो पोत सामंजस्य अर्थात पोत में भी सामंजस्य उत्पन्न करना चाहिए। पोत धरातल की बनावट का गुण होता है, अर्थात सतह का गुण होता है, जिसका अनुभव आँखों से भी किया जा सकता है, जो कठोर हो सकता है, मुलायम हो सकता है तथा विविध प्रकार का भी हो सकता है। इसका कलाकार उचित प्रयोग कर सामंजस्य का निर्माण करता है, जो कलाकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। अर्थात धरातल के गुणों में विविधता उत्पन्न करते हुए एक कलाकार पोत सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार विचार सामंजस्य, कलाकार जिस विषय को लेकर चित्र बना रहा हो उसी से संबंधित अन्य सहायक सामग्री को जब चित्र में स्थान देता है तो वह विचार सामंजस्य प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं रंग सामंजस्य की, वर्ण सामंजस्य की। अर्थात रंग भी इस प्रकार के लगाने चाहिए कि एक दूसरे से मेल खाते हुए प्रतीत हो, तभी हम उसको वर्ण सामंजस्य के अंतर्गत रख सकते हैं। चित्रतल पर रंगों का संयोजन इस प्रकार से होना चाहिए कि वह सुखद हो, आकर्षक लगे। कलाकार इसके लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग या सहारा लेता है। इस प्रकार की रंग योजना को अपनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि चित्र में एक जैसी रंगतें होते हुए भी एक रसता भी न आ पाए और चित्र रसहीनता के प्रभाव से बचा रहे। और रंग योजना ही यह निर्धारित करती है कि चित्र देखने में कितना आकर्षक प्रतीत हो। यहाँ तक कुछ विद्वानों ने रंग को चित्र का प्राण भी कहा है। इस प्रकार रंग सामंजस्य उत्पन्न करना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह सामंजस्य को लेकर हमने आज विस्तृत बात करी है। विद्यार्थियों, रंग सामंजस्य की कुछ विधियां भी होती है, जैसे रंगत को उदासीन करके सभी रंगों में किसी उभयनिष्ठ रंग के मिश्रण द्वारा, पारदर्शक आवरण विधि द्वारा, उदासीन रंगों की मध्यस्थता द्वारा, पोत परिवर्तन द्वारा,
इन सब के माध्यम से हम रंगों में सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं। अतः विद्यार्थियों, आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संतुलन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।